नमस्कार सभी को। RMZ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत। 12वीं क्लास फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है समांतर क्रम संयोजन, है ना। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे से समझा। आज हम डिस्कस करेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप ध्यान से यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर इस सर्किट जो हमने बनाया है, इसमें दो सेल हमने लिए हैं। ये दोनों सेल जिनका EMF जो है विद्युत वाहक बल ε1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है, और इसका जो है विद्युत वाहक बल ε2 है और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। दोनों के दोनों जो है समांतर क्रम में हमने इनको जोड़े हैं। अब समांतर क्रम में किस प्रकार से पहचान होती है, तो दोनों सेल के जो धन टर्मिनल जो है वो एक बिंदु से, जो बिंदु A है, और दोनों सेल जो है उनके ऋण टर्मिनल जो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो B बिंदु के साथ में हमने जोड़ा है, और इन दोनों को जो है हमने एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ में कनेक्ट किया है। तो ये जो व्यवस्था है उसी को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसमें दो सेल, मिनिमम दो और मैक्सिमम 3-4 एंड सोन सेल भी हम काम में ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ दो सेलों को लेकर चले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो सेल है, इससे करंट I1 निकलेगी, यहाँ से करंट I2 निकलेगी। दोनों करंट जो है इस बिंदु पर आने के बाद में जब ये आगे जाएगी तो ये I के रूप में बाहर निकलेगी। तो I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। क्लियर। अब देखिए ये करंट I जो है इस रेजिस्टेंस में से पास होगी तो इसके सिरों पर विभवांतर जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज AB के बराबर होगा। तो ये AB का जो A और B का जो विभवांतर होगा वही क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज होगी। वो कितनी होगी, V इक्वल टू IR। तो ये टर्मिनल वोल्टेज जो V का मान जो है वो इस सेल के लिए और इस सेल के लिए दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, जो सेल कौन से क्रम में है, समांतर क्रम संयोजन में है। तो दोनों का जो टर्मिनल वोल्टेज है ना V, इसके लिए भी सेम होगी और इसके लिए भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। वो हम आगे देखेंगे इसमें। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में विद्युत वाहक बल ε1 ε2 एवं आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 के दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा बाह्य प्रतिरोध R से इनको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। यदि बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा I है तो V इक्वल टू कितना होगा, IR। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। इस प्रकार से I करंट R में से जाएगी तो V इक्वल टू कितना आएगा, IR। A तथा B बिंदुओं के मध्य सेलों की टर्मिनल वोल्टता का मान विभवांतर V होगा। वही जो मैंने अभी आपको बात कही कि जो A और B बिंदु के बीच जो टर्मिनल वोल्टता जो होगी वो कितनी होगी, तो V के बराबर होगी। V कितना होगा, V इक्वल टू IR। क्लियर। आगे देखते हैं हम इसमें। अब यहाँ देख सकते हैं आप V इक्वल टू ε1 माइनस I1 R1 और V इक्वल टू ε2 माइनस I2 R2, समीकरण इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, और I इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये कैसा है और ये कैसा है, दोनों इक्वेशन 2 एंड 3 कैसे है ये, तो देखिए 2 इक्वेशन जो है वो टर्मिनल वोल्टता को शो कर रही है फर्स्ट सेल के लिए, और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो टर्मिनल वोल्टा को ये भी शो करिए लेकिन सेकंड सेल के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है टर्मिनल वोल्टा का फॉर्मूला V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR से लिए गए हैं। अब ये दोनों के लिए टर्मिनल वोल्टा दोनों क्या होगी, सेम होगी। हमने पहले ही बात कर चुके हैं, एक बार फिर से डायग्राम में समझ लेते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू कितना होगा, तो ε1 माइनस I1 R1 सॉरी, ये करंट I1 है तो I1 R1, और सेकंड सेल के लिए कितना होगा, V इक्वल टू ε2 माइनस I2 R2। क्लियर। दोनों सेलों के लिए जो टर्मिनल वोल्टेज जो होगी V, उसकी इसकी वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। और करंट I जो है, ये I देख सकते हैं, I यहाँ से अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये I1 है, यहाँ से I2 है, और यहाँ आने के बाद में क्या हो रहा है, ये I बन जा रहा है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर। ओके। अब यहाँ देख सकते हैं 2 एंड 3 और 3 से हम I1 और I2 की वैल्यू निकालते हैं। तो I1 निकालने के लिए इसको उधर भेज दीजिए और V को उधर ले आइए। इस प्रकार से I1 की वैल्यू हमने निकाल ली ε1 माइनस V अपन R1, इसको सॉल्व करने पर, और 3 से जो है हमने I2 को सॉल्व कर लिया यहाँ से। अब ये दोनों I1 I2 की जो वैल्यू हमने I में रख दी यहाँ पर, तो ये वैल्यू को हमने इस प्रकार से रखा। अब हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, ε1 अपन R1 प्लस ε2 अपन R2, माइनस का V अपन R1 यहाँ लिखा और माइनस का V अपन R2 हमने यहाँ लिखा। अब हमने क्या किया, इसको एक साथ ले लिया, है ना, कोष्टक में माइनस को V यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमने इसको एक साथ ले लिया यहाँ पर। अब देखिए ε1 में R2 से मल्टीप्लाई किया, R1 के अंदर ε2 को मल्टीप्लाई किया और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इस प्रकार से, माइनस का V यहाँ इसी प्रकार से R2 और यहाँ R1 को भेज दिया और आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हमने थोड़ा घुमा के लिख दिया, R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। क्लियर। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली स्टेप है वो ये है कि इसको, इस जो टर्म से इसको हम इधर लिया है, ठीक है, और I को हम इधर लिया है, तो दिस माइनस दिस। क्लियर। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ हमने क्या किया है, ये जो टर्म्स दिख रही है आपको R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इसका हम यहाँ पर भाग लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ मैं। तो ध्यान से आप यहाँ भी ऐसे भी देख सकते हैं कि ये R1 R2 जो है वो ये वाला और ये वाला अगर कट गया,
है ना। और R1 R2 चूँकि यहाँ नहीं है तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा इस प्रकार से, ये मल्टीपल में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। अब चूँकि R1 + R2 जो है उसको हमको डिवाइड करना है, तो ये R1 + R2 जो होगा वो इसके यहाँ भी आएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा ये, और ये जो है वो यहाँ भी आ जाएगा। तो ये स्टेप क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर भी अकेला रह जाएगा, दोनों हमने हटा दिए। एक बार तो हमने इसको इससे हमने कैंसिल आउट कर दिया और इससे मल्टीप्लाई में करवा दिया, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। और इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसके डिवाइड किया, कहाँ का डिवाइड किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। तो देखिए यहाँ किया मैंने और यहाँ किया, क्लियर। तो ये V = ये वैल्यू हो गया। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन EQ, तुल्य विद्युत वाहक बल, माइनस ये जो है ये REQ, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, और ये I, तो ये भी ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, ताकि इक्वेशन आइए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य जो है इक्विवेलेंट सेल के लिए अपन कह सकते हैं ना, जो दोनों सेलों का कंबाइंड जो है वो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर जो कि सेम है यहाँ पर, क्लियर। तो देख सकते हैं आप संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, एप्सिलॉन EQ कितना होगा, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1/R1 + R2, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा REQ, तो R1/R2/R1 + R2। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/REQ बराबर कितना आएगा, 1/R1 + 1/R2। यदि n समान सेलों का समांतर संयोजन किया गया है, अब मान लीजिए यहाँ पर n सेल लगे हुए हैं, वो भी समांतर क्रम में, तो 1/REQ तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो ये देख सकते हैं आप 1/R + 1/R एन सोन 1/R, तो n/R n टाइम्स, तो उसको जस्ट अपन रेसिप्रोकल करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा ये R/n, ठीक है। तो अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तो R तो बाह्य प्रतिरोध वो तो पहले से है ही है, लेकिन साथ में REQ भी आ जाएगा, तो REQ की वैल्यू कितनी R/n, तो R/n हमने लिख दी यहाँ पर। और परिपथ में सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना, तो वो एप्सिलॉन है, मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो परिपथ में धारा कितनी आएगी I बराबर, तो I बराबर आएगा एप्सिलॉन/R + R/n। अब थोड़ा उसको सॉल्व करिए, NR और n ऊपर चला जाएगा, तो n एप्सिलॉन/NR + R, ठीक है। सो I = n एप्सिलॉन/NR + R, क्लियर। तो उसका डायग्राम भी जो है उस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये n सेल बने हुए हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड n सोन nवा सेल, ये सबका जो है विद्युत वाहक बल सेम है, इंटर रेजिस्टेंस भी सेम है, और ये करंट जो है इस सर्किट में प्रोड्यूस हो रही है, बह रही है इस रेजिस्टेंस R में से होते हुए। तो इस I की वैल्यू कितनी होगी, तो इस वैल्यू को हमने इससे लिखा है यहाँ पर, क्लियर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए इसको, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम अगले वीडियो में नया टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, गुड बाय।